बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसा काल जब भारत अनेक जनपदों, छोटे छोटे राज्यों और राजाओं में बंटा हुआ था। वह समय था जब सत्ता केवल तलवारों की ताकत से चलती थी और ज्ञान को शायद ही कोई महत्व दिया जाता था। लेकिन उसी युग में एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ जिसने यह साबित कर दिया कि कलम, बुद्धि और नीति की शक्ति तलवार से कहीं ज्यादा प्रभावशाली हो सकती है। उस समय मगध साम्राज्य भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। वहां का राजा धनानंद था, जो नंद वंश का शासक था। उसका शासन अत्यधिक क्रूरता और स्वार्थ से भरा हुआ था। जनता त्रस्त थी, करों का बोझ भारी था और राजा केवल अपने विलासिता के जीवन में मग्न रहता था। इसी काल में तक्षशिला जैसे महान शिक्षा केंद्रों का अस्तित्व था, जहां विद्यार्थी दूर दूर से आकर राजनीति, कूटनीति, युद्ध कला, अर्थशास्त्र, ज्योतिष, गणित और दर्शन जैसे विषयों की शिक्षा प्राप्त करते थे। तक्षशिला के ही एक विद्वान थे चाणक्य। वे अत्यंत ज्ञानी, तपस्वी और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। उनका एक पुत्र था, विष्णुगुप्त। बाल्यावस्था में ही वह अत्यंत तीव्र बुद्धि, जिज्ञासु और तर्कशील था। कहते हैं कि जब वह मात्र 5 वर्ष का था, तब उसने अपने पिता से प्रश्न किया था, राजा ही क्यों शासन करता है? क्या ज्ञान का कोई स्थान नहीं है? उस मासूम प्रश्न ने चाणक्य को चौंका दिया था और वहीं से विष्णुगुप्त के जीवन की दिशा तय हो गई थी। विष्णुगुप्त को बाद में चाणक्य के नाम से जाना गया। चाणक्य का जीवन सरल नहीं था। उनके चेहरे की बनावट और रंग रूप को लेकर समाज में तिरस्कार किया गया। उनका रंग सांवला था, चेहरा तीखा और गुस्से से भरा हुआ रहता था। लोगों को लगता था कि वह एक क्रोधी, हठी और अभिमानी ब्राह्मण है। लेकिन चाणक्य के भीतर कुछ ऐसा था जो उस समय के किसी भी सामान्य व्यक्ति के पास नहीं था। वह थी दूरदर्शिता, राष्ट्र के लिए समर्पण और एक अद्भुत राजनीतिक चातुर्य। बालक चाणक्य ने प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता से प्राप्त की। उनके पिता ने उन्हें वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र और राजनीति के मूल सिद्धांत सिखाए। लेकिन जैसे ही वह थोड़ा बड़ा हुआ, उसे तक्षशिला भेजा गया, जहां वह एक सामान्य छात्र नहीं बल्कि एक असाधारण मेधावी के रूप में उभरा। तक्षशिला में चाणक्य ने केवल शिक्षा नहीं ली, बल्कि वहां के विद्वानों को अपने ज्ञान से प्रभावित किया। वह दिन चाणक्य को आज भी याद था, जब वह पहली बार मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचा था। वह जानना चाहता था कि वहां का शासन कैसे चलता है, लोग कैसे जीते हैं और राजा का प्रशासन कैसा है। जैसे ही वह पाटलिपुत्र पहुंचा, उसे वहां की भव्यता और भीड़ ने चौंका दिया। लेकिन जल्द ही उसकी नजर एक दृश्य पर पड़ी। एक गरीब किसान, जिसे केवल इसलिए कोड़े मारे जा रहे थे क्योंकि वह कर नहीं चुका सका था। चाणक्य के भीतर कुछ टूट गया था। उसके मन में प्रश्न उठा, क्या यही न्याय है? वह सीधा राज दरबार की ओर गया। रास्ते में लोग उसे टोकते रहे, लेकिन वह रुका नहीं। वह एक सन्यासी की तरह दिखता था, लंबे केश, धूल भरे वस्त्र और हाथ में कमंडल। जब वह राज दरबार में पहुंचा तो सैनिकों ने उसे रोका, लेकिन चाणक्य रुके नहीं। उन्होंने कहा, मैं राजा से मिलना चाहता हूं। राजा धनानंद ने जैसे ही इस ब्राह्मण को देखा, उसे उपहास में उड़ाया। उसने चाणक्य के वस्त्रों का मजाक उड़ाया और कहा, ब्राह्मण, तुम जैसे लोग केवल शांति की बातें करते हैं, शासन तुम्हारे बस की बात नहीं। चाणक्य की आंखों में आग भर गई। उसने कहा, राजन, जिस दिन ब्राह्मण शासन की परिभाषा लिख देगा, उस दिन तुम्हारा सिंहासन भी नहीं बचेगा। धनानंद ने इस पर क्रोधित होकर उसे दरबार से निकलवा दिया। चाणक्य की जटाएं खींचकर खींची गईं, उसका अपमान हुआ और उसे नगर से बाहर फेंक दिया गया। लेकिन किसी ने नहीं जाना कि उसी क्षण भारत के इतिहास की धारा बदल चुकी थी। उस अपमान के क्षण में चाणक्य ने एक प्रतिज्ञा ली, मैं इस नंद वंश को समाप्त करूंगा और इस धरती को एक योग्य शासक दूंगा, जो धर्म, नीति और न्याय से शासन करेगा। वह दिन था चाणक्य के जीवन का सबसे निर्णायक मोड़। उसने निश्चय कर लिया था कि अब वह केवल एक शिक्षक नहीं रहेगा, वह अब एक राष्ट्र निर्माता बनेगा। लेकिन किसी राज्य को बदलने के लिए केवल संकल्प नहीं, एक मजबूत योजना और एक योग्य राजा की आवश्यकता थी। अपमानित होकर जब चाणक्य वापस तक्षशिला लौटे, तो उनके भीतर एक तूफान चल रहा था। उन्होंने सभी प्राचीन ग्रंथों, नीति सूत्रों और इतिहास का गहन अध्ययन किया।
उन्हें समझ में आया कि केवल एक वीर योद्धा ही नहीं, एक कुशल प्रशासक और दृढ़ नीतिवान राजा ही भारत को एकजुट कर सकता है। अब उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो सिंहासन के योग्य हो, भले ही वह किसी महल में न पैदा हुआ हो। वह खोज उन्हें ले गई एक छोटे से गांव, पुत्तल ग्राम। वहां उन्हें मिला एक बालक, गौरवशाली मुखाकृति, तेजस्वी आंखें और भीतर अपार साहस। उसका नाम था चंद्रगुप्त। एक सामान्य परिवार में जन्मा यह बालक अपनी प्रतिभा और आत्मबल से किसी भी राजकुमार से कम नहीं लगता था। चाणक्य ने उसी क्षण निर्णय ले लिया, यही वह बालक है जो भविष्य में भारत को एकजुट करेगा। पुत्तल ग्राम की वह सुबह सामान्य थी, लेकिन उस दिन चाणक्य की दृष्टि एक असामान्य भविष्य को देख रही थी। चंद्रगुप्त के रूप में उन्हें वह पात्र मिल चुका था जो उनके स्वप्न को साकार कर सकता था। लेकिन वह अभी केवल एक किशोर था। उसे न केवल शास्त्रों का ज्ञान बल्कि शस्त्रों की भी शिक्षा लेनी थी। उसमें साहस था, लेकिन अनुशासन और नीतियों की समझ नहीं थी। चाणक्य ने निश्चय किया कि अब वह स्वयं उसका मार्गदर्शक बनेगा। उन्होंने चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले जाकर वहां की उच्चतम शिक्षा दिलवाई। दिन निकलते ही अभ्यास प्रारंभ होता, दोपहर को अध्ययन और रात्रि में आत्ममंथन। यह जीवन चंद्रगुप्त के लिए सरल नहीं था। कई बार उसके पैर थक जाते, कई बार मन विचलित होता, लेकिन चाणक्य का एक ही उत्तर होता, सिंहासन केवल साहसी नहीं, तपस्वी को मिलता है। तक्षशिला में चंद्रगुप्त ने राजनीति, सैन्य शास्त्र, भूगोल, युद्ध कला और समाजशास्त्र जैसे विषयों में महारत हासिल की। चाणक्य उसे केवल एक योद्धा नहीं बनाना चाहते थे, वे उसे एक ऐसा सम्राट बनाना चाहते थे जो समाज के हर वर्ग को न्याय दे सके। हर दिन की शिक्षा में केवल पुस्तकों का ज्ञान नहीं होता, उसमें जीवन के व्यवहारिक अनुभव भी जोड़े जाते। चंद्रगुप्त को सिखाया गया कि राजा का भोजन सबसे सरल होना चाहिए और उसका हृदय सबसे विशाल। उधर मगध में धनानंद का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। उसकी सेनाएं गांवों में जाकर लोगों से जबरन कर वसूलती और विरोध करने वालों को दंड दिया जाता। व्यापारी पलायन कर रहे थे, किसान आत्महत्या करने को मजबूर थे, परंतु धनानंद को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे केवल सोना चाहिए था। हर साल खजाने में चौड़ी 9999 सुवर्ण मुद्राएं से कम नहीं होनी चाहिए थीं। चाणक्य ने इस बीच गुप्तचरों की एक संगठित प्रणाली खड़ी की। उसके सिपाही नगरों में भिक्षु बनकर, साधु बनकर, व्यापारी बनकर घूमते और सूचना एकत्र करते। तक्षशिला से लेकर अवंती, काशी से लेकर गांधार तक चाणक्य के पास हर स्थान की जानकारी थी। उन्होंने धीरे धीरे उन राज्यों के साथ गुप्त संपर्क बनाए जो नंद वंश के अत्याचार से पीड़ित थे। चंद्रगुप्त को भी राजाओं के दरबारों में भेजा जाने लगा ताकि वह राजनीति की बारीकियों को समझ सके। एक बार वह अवंती के राजा के दरबार में गया। वहां उसने देखा कि किस प्रकार मंत्री राजा को गलत निर्णय लेने को उकसाते हैं। वह चुपचाप सब देखता रहा और फिर चाणक्य को रिपोर्ट करता। चाणक्य ने उसे सिखाया कि एक राजा का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके अपने दरबार में छिपा होता है। समय बीतता गया। अब चंद्रगुप्त शारीरिक रूप से भी सुदृढ़ हो गया था। उसकी तलवार चलाने की कला अद्वितीय थी, लेकिन उससे अधिक प्रभावशाली थी उसकी विचारधारा। वह चाणक्य के सिद्धांतों को आत्मसात कर चुका था। चाणक्य ने उसे बताया कि प्रजा वह नींव है जिस पर सिंहासन खड़ा होता है। अगर नींव ही कमजोर हो तो कोई भी महल टिक नहीं सकता। अब चाणक्य की योजना का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ, चंद्रगुप्त को सेना देना। चाणक्य जानते थे कि केवल बुद्धि से युद्ध नहीं जीते जाते। उन्होंने उन राज्यों के वीर सैनिकों को एकत्र करना शुरू किया जो नंद वंश से असंतुष्ट थे। वनवासी, सीमावर्ती जनजातियां, स्थानीय नेता, सभी को विश्वास में लेकर उन्होंने एक वैकल्पिक बल खड़ा किया। यह सेना छोटी थी, लेकिन उसमें आत्मबल प्रचुर था। इस सेना का पहला प्रयोग चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र के एक छोटे किले पर आक्रमण करके किया। वह किला नंद वंश की बाहरी सीमा की रक्षा करता था। आक्रमण योजनाबद्ध था और सफलतापूर्वक किला जीत लिया गया। यह चाणक्य की पहली जीत थी, लेकिन वे इसे अंतिम नहीं मानते थे। इस जीत से प्रेरणा पाकर उन्होंने और कई सीमावर्ती क्षेत्रों पर चंद्रगुप्त के नेतृत्व में आक्रमण कराए। धीरे धीरे नंद साम्राज्य की सीमाएं सिमटने लगी।
परंतु यह यात्रा सरल नहीं थी। एक बार चंद्रगुप्त की सेना को गंगा के तट पर मगध की विशाल सेना ने घेर लिया। उस रात की सर्दी, उस घेराव की बेचैनी और मृत्यु का भय, हर सैनिक के मन में प्रश्न था कि अगली सुबह वे जीवित होंगे या नहीं। लेकिन चाणक्य ने सेना को एक ही बात कही, जो युद्ध भूमि से भागता है वह इतिहास में कभी नहीं लिखा जाता। जो मृत्यु से नहीं डरता वही काल को पराजित करता है। उस रात सभी सैनिकों ने अग्नि के चारों ओर बैठकर प्रतिज्ञा ली कि वे नंद वंश के अंत तक लड़ेंगे। अगली सुबह युद्ध हुआ, भयंकर, रक्तरंजित और निर्णायक। लेकिन चंद्रगुप्त ने नेतृत्व किया और उनकी सेना ने अपने से 3 गुना बड़ी मगध सेना को पीछे हटा दिया। वह विजय नहीं केवल एक युद्ध की थी, वह विश्वास की थी। इस विजय के बाद चंद्रगुप्त का नाम पूरे आर्यवर्त में फैल गया। अब लोग उसे एक सेनापति के रूप में जानने लगे। लेकिन चाणक्य अब भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा, विजय स्थायी नहीं होती जब तक शासन की नींव नीतियों पर न हो। अब चाणक्य ने तीसरा चरण शुरू किया, प्रशासन की नींव बनाना। उन्होंने एक विस्तृत शासन संरचना तैयार की, जिसमें कर प्रणाली, न्याय व्यवस्था, सुरक्षा, व्यापार और कृषि जैसे विषयों की विस्तृत योजनाएं थीं। चंद्रगुप्त को बताया गया कि केवल दुश्मनों से लड़ना पर्याप्त नहीं, अपने राज्य के लोगों का मन जीतना अधिक कठिन होता है। चंद्रगुप्त ने गांवों में जाकर जनता से बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी और उनकी आवश्यकताओं को समझा। वह कोई अहंकारी शासक नहीं था। उसने यह सिद्ध कर दिया कि जब राजा स्वयं अपने लोगों के बीच जाता है तो भय नहीं, विश्वास फैलता है। अब अंतिम चरण की बारी थी, पाटलिपुत्र पर अधिकार। गंगा की लहरें शांत थीं, लेकिन इतिहास के भीतर तूफान उठ चुका था। पाटलिपुत्र की दीवारों के भीतर अब भी नंदवंश का झूठा गौरव सांसें ले रहा था, जबकि उसके चारों ओर एक नई व्यवस्था आकार ले रही थी। चंद्रगुप्त की सेनाएं अब पाटलिपुत्र की ओर बढ़ रही थीं। हर दिन के साथ समर्थन बढ़ रहा था। लोग धीरे धीरे समझने लगे थे कि यह केवल एक सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि एक विचारधारा का युद्ध है। अन्याय के विरुद्ध न्याय, क्रूरता के विरुद्ध विवेक और स्वार्थ के विरुद्ध राष्ट्रहित। चाणक्य ने उस अंतिम योजना को आकार देना शुरू किया, जिसे उन्होंने वर्षों से केवल अपने मन में ही गढ़ा था। उन्होंने हर गली, हर किले की चौकी और हर दरबार में अपने गुप्तचर भेज दिए। कुछ ही दिनों में उन्हें यह जानकारी मिल गई कि नंदवंश की सेना तो विशाल है, लेकिन उसमें अनुशासन नहीं है। मंत्री भ्रष्ट हैं, सैनिकों का मनोबल टूटा हुआ है और आम जन विरोध से भरा पड़ा है। चाणक्य ने यह भी जाना कि धनानंद का ध्यान अब भी केवल अपने खजाने पर है और उसे युद्ध की गंभीरता का अनुमान नहीं। उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा कि अंतिम आक्रमण बल से नहीं, बुद्धि से होगा। उन्होंने रात के अंधेरे में एक योजना बनाई। कुछ सैनिक नगर में व्यापारी बनकर घुसे, कुछ साधु बनकर। धीरे धीरे उन्होंने नगर की दीवारों के दरवाजों के रक्षक सिपाहियों को प्रभावित किया। चाणक्य की रणनीति स्पष्ट थी, शत्रु के भीतर ही शत्रु को पराजित करना। और फिर वह रात आई। चंद्रगुप्त की सेना ने 3 ओर से पाटलिपुत्र को घेर लिया। आकाश में पूर्णिमा की चांदनी फैली थी, लेकिन धरती पर केवल आग और युद्ध की आहट गूंज रही थी। युद्ध शुरू हुआ, लंबा, कठिन और निर्णायक। मगध की सेना ने पूरे बल से प्रतिकार किया, लेकिन उन्हें यह झांत नहीं था कि उनकी ही पंक्तियों में चाणक्य के वफादार सैनिक शामिल हैं। चंद्रगुप्त के नेतृत्व और चाणक्य की नीति ने युद्ध को पलट दिया। 2 दिन और 2 रात तक युद्ध चलता रहा। तीसरे दिन सूरज जब निकला, तब पाटलिपुत्र की दीवारों पर चंद्रगुप्त मौर्य की ध्वजा फहरा रही थी। नंदवंश का अंत हो चुका था। धनानंद को बंदी बना लिया गया। उसे चाणक्य के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वह वही धनानंद था जिसने वर्षों पहले चाणक्य का अपमान किया था। उसे दरबार से खींचकर बाहर निकाला था। लेकिन चाणक्य के मन में क्रोध नहीं था, केवल नीति थी। उन्होंने दिखाया कि एक ब्राह्मण जब न्याय करता है तो वह भी क्रूरता नहीं, विवेक से संचालित होता है। उस दिन पूरे नगर में घोषणा हुई, मगध का नया सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। जनता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू केवल जीत के नहीं थे, वे उम्मीद के आंसू थे। वर्षों की पीड़ा, अन्याय और अंधकार के बाद
उन्हें एक ऐसा शासक मिला था जो न केवल तलवार चलाना जानता था बल्कि संवेदनाओं की भी समझ रखता था। राज्याभिषेक की तैयारियां आरंभ हो गईं। पवित्र नदियों का जल, साधु संतों की उपस्थिति और हजारों जनों की भीड़। उस दिन पाटलिपुत्र एक नए युग में प्रवेश कर रहा था। चंद्रगुप्त ने सिंहासन पर बैठते ही सबसे पहले अपने गुरु चाणक्य को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि यह राज्य उनका है और वह केवल एक सेवक हैं। लेकिन चाणक्य को सत्ता का मोह नहीं था। उन्होंने उसी क्षण घोषणा की कि वे अब केवल एक मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे। शासन का संचालन चंद्रगुप्त के हाथ में होगा, लेकिन उसके पीछे नीति और व्यवस्था की नींव चाणक्य की होगी। उन्होंने कहा, राजा वह नहीं जो केवल शासन करे, राजा वह है जो व्यवस्था को इतना सुदृढ़ कर दे कि आने वाली पीढ़ियां भी न्याय और नीति से जी सके। राज्य संचालन का कार्य आरंभ हुआ। चंद्रगुप्त ने चाणक्य के साथ मिलकर प्रशासनिक ढांचे को पुनर्गठित किया। कर प्रणाली को सरल बनाया गया, व्यापारियों को स्वतंत्रता दी गई, किसानों को भूमि का अधिकार दिया गया, सेना का पुनर्गठन किया गया। हर क्षेत्र में चाणक्य की दृष्टि काम कर रही थी। उन्हीं दिनों चाणक्य ने वह ग्रंथ रचना शुरू की जो आने वाले समय में विश्व भर में राजनीति और प्रशासन का आधार बनेगा, अर्थशास्त्र। यह केवल एक ग्रंथ नहीं था, यह उनके अनुभवों का सार था। उसमें बताया गया कि एक राजा को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। करों की नीति, न्याय प्रणाली, कूटनीति, युद्ध नीति, जासूसी, शत्रु से संवाद, जनता का विश्वास, सब कुछ उसमें विस्तार से वर्णित था। इस बीच चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को और विस्तार देना शुरू किया। उन्होंने पश्चिम में सिकंदर के बचे हुए यूनानी सेनापतियों को पराजित किया। उन्होंने सिंधु नदी के पार तक शासन फैलाया। उनका साम्राज्य अब उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कावेरी तक और पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैल चुका था। यह उस समय का सबसे बड़ा साम्राज्य था। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को एकजुट रखना सरल कार्य नहीं था। चाणक्य ने हर राज्य में योग्य प्रशासक नियुक्त किए। उन्होंने एक केंद्रीय व्यवस्था बनाई जिसमें हर प्रांत से रिपोर्ट प्रतिदिन राजधानी में आती थी। चाणक्य स्वयं प्रतिदिन सभी सूचनाओं का विश्लेषण करते और राजा को सलाह देते। उनका एक ही सिद्धांत था, राजा का सुख प्रजा के दुख में है और राजा का धर्म प्रजा के कल्याण में। राज्य में शांति, समृद्धि और व्यवस्था की स्थापना हो चुकी थी। अब तक्षशिला, काशी, उज्जैन, पाटलिपुत्र जैसे नगर शिक्षा, व्यापार और संस्कृति के केंद्र बन गए। भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर था। पाटलिपुत्र की सुबहें अब पहले जैसी नहीं रहीं। राजपथों पर शांति थी, व्यापारियों की दुकानों पर रौनक थी और जनता के चेहरों पर संतोष। एक ऐसा समय था जब न्यायालयों में न्याय मिलता था, कर समय पर और उचित रूप से वसूले जाते थे और सेना केवल युद्ध नहीं बल्कि जनता की सेवा में भी लगाई जाती थी। इस व्यवस्था के केंद्र में थे चाणक्य। लेकिन चाणक्य अब वृद्ध हो चले थे। उनके बाल श्वेत हो चुके थे, चेहरा तपस्या से कांतिमय था, लेकिन चाल में अब भी वही दृढ़ता थी। वे हर सुबह 4:30 पर उठते, स्नान कर ध्यान करते और फिर राज्य की गतिविधियों का अवलोकन करते। चंद्रगुप्त अब एक कुशल सम्राट बन चुके थे और उनके शासन में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रहती थी। लेकिन चाणक्य जानते थे कि समय सदा एक सा नहीं रहता। उन्हें चिंता थी, उनके जाने के बाद क्या यह व्यवस्था ऐसी ही बनी रहेगी? क्या उनके बनाए गए नीति सिद्धांत केवल ग्रंथों तक सीमित रह जाएंगे या उन्हें आने वाली पीढ़ियां समझेंगी भी? उन्हीं दिनों एक घटना घटी जिसने चाणक्य को भीतर तक झकझोर दिया। चंद्रगुप्त के दरबार में कुछ ऐसे दरबारी प्रवेश कर चुके थे जो महत्वाकांक्षी थे और सत्ता के करीब आने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। वे चाणक्य को अप्रासंगिक और पुराने विचारों का प्रतीक मानने लगे थे। धीरे धीरे वे चंद्रगुप्त के कान भरने लगे कि अब चाणक्य की भूमिका समाप्त हो चुकी है, उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। यह जानकर चाणक्य को दुख नहीं हुआ, केवल चिंता हुई। उन्होंने कभी सत्ता की इच्छा नहीं की थी, लेकिन वे जानते थे कि सत्ता के चारों ओर चापलूसों की भीड़ हमेशा मंडराती है। उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब समय आ गया है,
एक अंतिम नीति स्थापित करने का। उन्होंने चंद्रगुप्त से एकांत में भेंट की और उसे स्पष्ट रूप से समझाया कि राज्य केवल जीतने से नहीं, बनाए रखने से महान बनता है। इसके कुछ समय बाद चाणक्य ने महल छोड़ दिया। उन्होंने हिमालय की ओर प्रस्थान किया, जहां वे अंतिम वर्षों के लिए एक कुटिया में रहने लगे। वहां वे ध्यान करते, शास्त्रों का लेखन करते और कभी-कभी आने वाले शिष्यों को नीति का पाठ पढ़ाते। इन्हीं दिनों उन्होंने अर्थशास्त्र को पूर्ण रूप दिया। उन्होंने एक अन्य ग्रंथ भी लिखा, चाणक्य नीति, जो जीवन के हर क्षेत्र के लिए व्यवहारिक सुझाव देता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक राजा को कैसा होना चाहिए, एक सेवक को क्या करना चाहिए, एक शत्रु से कैसा व्यवहार करना चाहिए और एक आम जन को जीवन में कैसे नीति का पालन करना चाहिए। उनकी बातें सीधी थीं, लेकिन गहराई से भरी हुई। वे कहते थे कि यदि नीति आपके जीवन का हिस्सा नहीं बनी, तो ज्ञान भी आपको गुमराह कर सकता है। वर्षों बीत गए। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया और श्रवणबेलगोला में संन्यास ले लिया। चाणक्य को जब यह ज्ञात हुआ, तो उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान आई। उन्होंने कहा, अब यह राष्ट्र परिपक्व हो चुका है। अब इसे नीतियों की नहीं, आत्मबोध की आवश्यकता है। एक दिन हिमालय की उस छोटी सी कुटिया में चाणक्य ने अपनी अंतिम सांस ली। कोई शोर नहीं था, कोई राज्याभिषेक नहीं, कोई अंतिम आदेश नहीं, केवल एक विचार जो अनंत काल तक जीवित रहेगा। एक साधारण ब्राह्मण जिसने भारत को एकजुट किया, जिसने राजनीति को राष्ट्रनीति में बदला और जिसने दिखाया कि जब बुद्धि जागती है तो इतिहास करवट लेता है। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका प्रभाव कम नहीं हुआ। चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र बिंदुसार, फिर अशोक जैसे महान सम्राटों ने चाणक्य की नीतियों पर चलते हुए शासन किया। मौर्य साम्राज्य, जो चाणक्य की बुद्धि और चंद्रगुप्त की वीरता से बना था, वर्षों तक भारत की आत्मा बना रहा। आज भी जब कोई शासक नीति, निष्ठा और नैतिकता की बात करता है, तो चाणक्य का नाम स्वाभाविक रूप से याद आता है। उनके विचार कालातीत हैं। उन्होंने यह सिखाया कि सत्ता का वास्तविक उद्देश्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि समाज को अपलिफ्ट करना है। उन्होंने दिखाया कि एक व्यक्ति यदि संकल्पित हो, तो वह सम्राट नहीं होते हुए भी सम्राटों का निर्माता बन सकता है। इतिहास में कई राजा हुए, कई सेनाएं बनी और मिट गईं, परंतु चाणक्य वह नाम है जो युगों तक जिंदा रहेगा, क्योंकि वह केवल एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा थे। उन्होंने भारत को केवल एक साम्राज्य नहीं दिया, उन्होंने उसे विचारों की ऐसी शक्ति दी जो सदियों तक प्रेरणा देती रहेगी। और जब भी कोई बालक किसी पुस्तक के पन्नों में यह पंक्तियां पढ़ेगा, नीति वह दीप है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है, तो वह जान जाएगा कि कहीं ना कहीं उस दीप को जलाने वाला कोई चाणक्य था।